हेलो बच्चों, नमस्ते। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन मॉड्यूल थर्ड का आज लेक्चर नंबर 16 है और आज हम डिराइव करेंगे थ्री फेज गो टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एंड करने के बाद जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले सिंगल फेज कोर टाइप एंड सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन जरूर देख लें, क्योंकि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कॉमन होती है सिंगल फेज एंड थ्री फेज के डिजाइन के टाइम में, जैसे फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन। ये सारे के सारे हमने सिंगल फेज को टाइप ट्रांसफार्मर के डिजाइन के टाइम में डिस्कस किए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम थ्री फेज को टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो थ्री फेज को टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिम्स होती हैं, उन तीनों लिम्स की विड्थ आपस में बराबर होती है। अब इसमें विंडोज कितने होते हैं? तो थ्री फेज को टाइप ट्रांसफार्मर में 2 विंडोज होते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजाइन करते समय जब हम कॉपर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू नंबर ऑफ विंडोज पे डिपेंड करती है। सिमिलरली अगर मैं वाइंडिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास होगी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर के दूर होगी, और इसके पीछे क्या रीजन है हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे हम थ्री फेज कोर पे वाइंडिंग्स का अरेंजमेंट करते हैं और क्यों यहाँ पे 2 विंडोज होती हैं। जब मैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा, जिसको मैंने क्यू से एज्यूम किया है, तो मैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि सिंगल फेज का आउटपुट इक्वेशन में था VPIP 10⁻³ जिसकी यूनिट थी किलो वोल्ट एम्पियर में। जब मैंने इसको 3 फेज के लिए कैलकुलेट किया तब यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम सब जैसा जानते हैं कि EP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VP, तो यहाँ मैंने VP की जगह पे लिख दिया 3 EPIP इंटू 10⁻³ EMF पर टर्न की वैल्यू होती है टोटल EMF डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, और सिमिलरली एम्पियर टर्न की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। इसका ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। तो इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने यहाँ TP से डिवाइड किया और TP से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। और इस तरीके से मैंने EMF in primary means EP upon number of turns in primary means TP को लिख दिया EMF per turn, और similarly number of turns in primary winding and current in primary winding means TP and IP को यहाँ पे मैंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF लिख दिया और यहाँ MMF का यूनिट लिख दिया एम्पियर टर्न। तो इस तरीके से मैंने Q को लिख दिया 3 ET/AT into 10⁻³ ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। अब हमें आउटपुट इक्वेशन को कैलकुलेट करते समय बस इन 2 चीजों को कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ET, यानी EMF पर टर्न का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और MMF की वैल्यू टोटल कितनी होगी थ्री फेज को टाइप ट्रांसफार्मर में। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 के अननोन वैल्यूज को 1 to 1 कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा हम पहले से पढ़ चुके हैं कि EMF की वैल्यू होती है 4.44Fi इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, और एक टर्न का EMF निकालना हो तो टोटल EMF डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कर दूंगा, तो मुझे फाइनली वैल्यू मिलेगा 4.44F इंटू 5M, और उसकी यूनिट होगी वोल्ट्स। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि थ्री फेज को टाइप ट्रांसफार्मर में 2 विंडोज होते हैं और हर विंडो के पास 2 लिम्ब होगा, और दोनों लिम्ब्स में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपस में कनेक्टेड होंगी। तो आइए अब हम टोटल एरिया ऑफ कॉपर कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ कॉपर कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा विंडो स्पेस फैक्टर का, और विंडो स्पेस फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि रेशियो होता है एरिया ऑफ कॉपर इन विंडो इट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ विंडो। तो किसी विंडो का एरिया कैसे निकालते हैं, इसका ऑलरेडी डिटेल कैलकुलेशन हम लोगों ने पुराने वीडियोस में किया हुआ है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ कॉपर इक्वल टू KW मींस विंडो स्पेस फैक्टर इनटू एरिया ऑफ विंडो, और इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया।
तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट करके फिर आगे बढ़िए। जब भी हम ट्रांसफार्मर का डिजाइन करेंगे तो हम दोनों वाइंडिंग्स में, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो, हम सेम करंट डेंसिटी का वायर यूज करेंगे। मींस मैं बोल सकता हूं कि वाइंडिंग प्राइमरी या सेकेंडरी हो, दोनों में जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। करंट डेंसिटी रेशियो होता है करंट अपॉन एरिया का, मींस डेल इक्वल टू आईपी अपॉन एपी। सिमिलरली आईएस अपॉन एएस, जहां पे आईपी आईएस प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट है और एपी एंड एएस क्रॉस सेक्शन एरिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं। इसी इक्वेशंस को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्राइमरी कंडक्टर इक्वल टू करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। सिमिलरली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसी वजह से जो एम्पियर टर्न यानी एमएमएफ डेवलप होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मींस आईपीटीपी मस्ट बी इक्वल टू आईएसटीएस, और जिसको बोलते हैं एमएमएफ, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। तो यहाँ स्टूडेंट हमने एम्पियर टर्न का एनालिसिस कर लिया। आइए अब हम टोटल कॉपर एरिया एंड विंडो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा, यहाँ एक विंडो में 2 प्राइमरी वाइंडिंग्स है, सिमिलरली 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कॉपर एरिया एंड प्राइमरी वाइंडिंग, जो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी कंडक्टर, प्लस कॉपर एरिया एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो बराबर होगा twice of number of secondary turns into area of cross section of secondary winding। और इस तरीके से मैं मैथमेटिकली इसको लिख सकता हूँ 2 APTP और 2 TSAS, और मैं वापस AP और AS को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एरिया ऑफ कॉपर मिलेगा 2 TP। AP को मैंने लिख दिया IP अपॉन डेल और AS को लिख दिया IS अपॉन डेल। 2 बाय डेल कॉमन हुआ तो मुझे फाइनली मिला IPTP प्लस ISTS। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एम्पियर टर्न की वैल्यू IPT ISTS होगा, जो कि आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ मैंने दोनों का एम्पियर टर्न इक्वल कर दिया और फाइनली मुझे एरिया ऑफ कॉपर मिल गया 2 बाय डेल एम्पियर टर्न प्लस एम्पियर टर्न। मींस एरिया ऑफ कॉपर का इक्वेशन मैंने फाइनल कैलकुलेट कर लिया, 4 into एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय डेल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास ऑलरेडी एरिया ऑफ कॉपर का रिलेशन विंडो स्पेस फैक्टर के साथ है, उसमें मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा 4AT अपॉन डेल इक्वल टू KW/AW। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप इसका नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा। इस तरीके से मैंने एम्पियर टर्न की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, KW/AW इनटू डेल डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने 2 अननोन पैरामीटर्स जो मुझे ईएमएफ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना था, ईएमएफ फॉर टर्न, वो कैलकुलेट कर लिया 4.4 फॉर FIM, और सिमिलरली एम्पियर टर्न वो मैंने कैलकुलेट कर लिया KW/AW डेल डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों इक्वेशंस को मैं 3 फेज को टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इक्वेशन 1 मेरा फिर से रीडिफाइंड हो जाएगा। ET की जगह पे वैल्यू हो जाएगी 4.4 फॉर FIM और एम्पियर टर्न की जगह पे लिख दूंगा KW/AW डेल डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से मैं 4 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 1.1, और 1.1 को जो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.33, और बाकी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी FIM KW/AW डेल। अब यहाँ एक अननोन क्वांटिटी है, दैट इज फ्लक्स, और फ्लक्स की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी से, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से FIM की वैल्यू हो जाएगी BM into AI। मैंने इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल गया 3 फेज को टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन 3.33 FBM AI KW/AW डेल into 10⁻³ और इसकी यूनिट होगी किलो वोल्ट एम्पियर, क्योंकि 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने 3 फेज को टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। मुझे पूरा उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये आपके सब्जेक्टिव पेपर में ही नहीं आएगा, बल्कि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के समय इस इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन
डिराइव करेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।